जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हकल केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पे। जहां हमने लास्ट लेक्चर में आपको जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था। क्या बताया था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था शील्डिंग कांस्टेंट को। किसको देखा था बाबू? शील्डिंग कांस्टेंट को देखा था, जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार से डिनोट करते हैं। इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है एटॉमिक नंबर और सिग्मा को ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ये हम लास्ट क्लास में देखे हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, मूव करते हैं। देखिए आज का जो क्लास है जिसमें अपने को पढ़ना है एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अपने पास ये न्यूक्लियस है, और इसका आउटर मोस्ट सेल तो सर्कल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया, देखना। देखो, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये फर्स्ट सेल है, इसको बोलते हैं n इक्वल टू फर्स्ट, और ये बोल देते हैं n इक्वल टू सेकेंड। तो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, ठीक है, किसी में मान लीजिए n इक्वल टू 3 हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू n इक्वल टू 3, आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, देखिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब क्या होता है? एन एटम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है। क्या एटम के पास वेल डिफाइंड बाउंड्री होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, इसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है। सो वी नेवर डिटरमाइन द एक्चुअल साइज ऑफ द एटम। जब इसका वेल डिफाइंड बाउंड्री ही नहीं होता है तो हम एक्चुअल साइज हम कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, या तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोवेलेंट रेडियस को। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड कोवेलेंटली। ठीक है, देखिए कोवेलेंटली बॉन्डेड का मतलब क्या हो? सबसे पहले जो बॉन्ड बना होगा कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। क्या बना होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सभी जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड कोवेलेंटली। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने हैं उस बॉन्ड के डिस्टेंस का जो है सो आधा क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस होगा। देखिए फोर सबसे पहले समझते हैं फोर होमो एटॉमिक के लिए। होमो एटॉमिक कहने का मतलब क्या हुआ? ये भी एटम ए है और ये भी एटम ये है, मतलब दोनों एटम सेम है। दोनों एटम के सेम के बीच में मान लीजिए ये बॉन्ड बना हुआ है। देखिए ओवरलैप क्या हुआ? ओवरलैप मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? डी। आपको दिखा रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा d/2। रेडियस क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस d/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो सेम एटम है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे हैं और पहला केस ले रहे हैं फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि दो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बने मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो ये जो रीजन जो कॉमन है वो क्या दिखा रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्या है? डिस्टेंस डी है, जो यहाँ नीचे भी लिख रखा है डिस्टेंस डी है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फॉर हेट्रोएटॉमिक के लिए जब दो अलग अलग एटम हो, मान लीजिए एटम ये ए है और एटम बी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी। जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अब ये सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हम सबको पता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ठीक है, सीधा समझना। मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सो ए की ज़्यादा है बी से,
इसका मतलब ये होता है ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए का ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उस पर सबसे ज़्यादा पकड़ होल्डिंग कैपेसिटी किसका हो जाएगा, ए का ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस तरह से ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको हम लिख देंगे ए के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। कहने का मतलब है ये ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको अपने तरफ होल्ड करने का क्षमता किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। इसीलिए ए के ऊपर किसका आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। ठीक है, इस केस में जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही बनना है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कुछ रीजन कॉमन हो जाएगा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस है आर ए है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस क्या है, आर बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NCl3 में अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, डेल्टा EN क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए वहाँ आर ए और क्या हो जाएगा, आर ए एंड आर बी, ये जो रेडियस हो जाएगा सो आर ए का और ये रेडियस किसका हो जाएगा, आर बी का, दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को आप पहले ले लीजिए। ठीक है, देखिए हाँ, अब क्या है, केस 2 कोवेलेंट रेडियस में ही केस 2 आता है जब डेल्टा EN, जब डेल EN का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब डेल EN का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जब डेल EN का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। इस केस में मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, कोवेलेंट रेडियस निकालना, कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, ए और बी है, एटम है, हेटेरो एटम का केस है। किसका केस है, हेटेरो एटम का केस है, हेटेरो एटम का केस है। ठीक है, तो ए और बी दो एटम अलग अलग हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये दोनों के बीच में ये दूरी है, तो कितना है, ये डी के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डी निकालना है इसी को बोल देंगे बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी बोल देंगे। तो ये जो डिस्टेंस जो हो जाता है, सो स्टीवेंसन एक साइंटिस्ट थे, उसने दिया था ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को बोला जाता है स्टीवेंसन इक्वेशन। क्या बोला जाता है, स्टीवेंसन इक्वेशन। ये डी जो है सो हो जाएगा रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.09 इंटू डेल EN। डेल EN कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों एटम के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। डेल EN क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम HCl ले लेते हैं, उस केस में क्या होता है, डेल EN नॉट इक्वल टू 0 होता है। उस केस में अगर आपसे बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, मतलब बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन पूछ लेगा, तो सीधा आप इक्वेशन यूज करोगे, डी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल EN। ठीक है, यही इक्वेशन होती है, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल EN। ये क्या होता है, स्टीवेंसन इक्वेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हमने ये देख लिया था, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, इसमें देखिए मेटेलिक रेडियस क्या होता है। मेटेलिक रेडियस होता है 1/2, मेटेलिक रेडियस किसको बोलते हैं बाबू, मेटेलिक रेडियस होता है 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 मेटल एटम। ठीक है, दो मेटल एटम जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, जब दो मेटल के एटम जो हैं जो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तब मान लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है, सो इसका डिस्टेंस बोले तो ये तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसका आधा कितना हो, रेडियस कितना हो जाएगा, r, और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, r मान लेते हैं। अगर हम इसको बोल दें, इसको बोल देते हैं आर ए, क्या बोल देते हैं इसको, आर ए, और ये क्या हो जाएगा, आर बी, और ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए क्या हो जाएगा, d/2, और रेडियस ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, d/2। ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आता है वेंडर वॉल रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है। वेंडर वॉल रेडियस क्या कहता है, वेंडर वॉल रेडियस ये कहता है बाबू, जो इट इज 1/2 distance between the nucleus of, it is 1/2 distance between the nucleus of two atom belonging to
टू नियरेस्ट belonging to nearest neighboring molecule of the same substance in solid state of the same substance in solid state। देखिएगा ये I2 का मॉलिक्यूल है और ये I2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कितने पास आएंगे और कितने दूर रहेंगे, वह उतने पास आएंगे जितने डिस्टेंस पे क्या हो मैक्सिमम, जितने डिस्टेंस पर ये जो D है, ये जो हमने A बोला है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, जो हमने यहाँ से लेकर, देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को जो हमने A बोला है, यही क्या होता है वेन डर वाल रेडियस। वेन डर वाल रेडियस क्या होता है, यही होता है वेन डर वाल रेडियस, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, क्या होगा मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस A है इस जगह पे क्या होगा मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा और मिनिमम रिपल्सन होगा। ये दो I2 मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के उतने करीब आएंगे जितने करीब आने पे इसके बीच में क्या हो जाए मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाए और मिनिमम रिपल्सन हो जाए। मान लेते हैं वह डिस्टेंस क्या है अपना D है, वह डिस्टेंस हम मान लेते हैं वह डिस्टेंस क्या है A है। तो यही डिस्टेंस क्या होता है, यही A क्या हो गया वेन डर वाल रेडियस। इसी A को क्या बोलेंगे वेन डर वाल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। देखना वेन डर वाल रेडियस ऑफ I2, I2 मतलब I2 और I2 के बीच का जो वेन डर वाल रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा A/2, ठीक है। और लेकिन ये जो है ये वेन डर वाल रेडियस होता है और ये दोनों के बीच का वेन डर वाल रेडियस क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा हाँ कुछ नोट हैं, ठीक है। वेन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज डिफाइंड इन सॉलिड फॉर्म, याद रखिएगा। वेन डर वाल रेडियस हमेशा किस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। वेन डर वाल रेडियस इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में वेन डर वाल रेडियस नहीं डिफाइन किया जाता। क्यों, क्योंकि मेटल के केस में मेटलिक रेडियस डिफाइन होता है, ठीक है। अब साइज कंपेरिजन बिटवीन वेन डर वाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और मेटलिक रेडियस। अब बताना है आपको जो वेन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस एंड मेटलिक रेडियस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए वेन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, वेन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है मेटलिक रेडियस और उसके बाद आता है कोवेलेंट रेडियस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिएगा VR वेन डर वाल रेडियस, MR मेटलिक रेडियस और CR कोवेलेंट रेडियस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बड़ा रेडियस, M से क्या हो जाएगा मीडियम रेडियस, क्या बोल देंगे मीडियम रेडियस, और C से क्या बोल देंगे छोटा रेडियस, ठीक है। तो आपसे जो है ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर पूछ लेगा जो बताइए वेन डर वाल रेडियस, मेटलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो क्या बता देंगे वेन डर वाल रेडियस बड़ा है, फिर मेटलिक रेडियस आता है और फिर कोवेलेंट रेडियस आता है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो वेन डर वाल रेडियस को किससे याद करेंगे, ये बड़ा रेडियस, ये मीडियम रेडियस और ये छोटा रेडियस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए अब कुछ फैक्टर हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस, रेडियस जो है क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाती है ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो रेडियस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस जो अपने तरफ खींच लेगा तो सेल क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा रेडियस छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। कहने का मतलब है सिग्मा कब बढ़ता है, सिग्मा कहने का मतलब क्या हुआ शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। बोले तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था। जैसे ही इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो सेल क्या हो जाएगा न्यूक्लियस से दूर चले जाएगा। जैसे ही सेल जो है सो न्यूक्लियस के दूर चले जाएगा तो क्या होगा रेडियस बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये न्यूक्लियस है अपना, ये क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक, और मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा।
रिपल्सन होगा तो ये ऑर्बिटल जो है, ये जो मान लीजिए n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है और ये n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट, ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिट थोड़ा दूर चले जाएगा। जैसे ही दूर चले जाएगा तो ये मान लीजिए ये ऑर्बिट जो है दूर चल के यहाँ ऐसे कुछ आ गया, ठीक है, सर्कल बना लीजिएगा, सर्कल नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस था देखिएगा, अब जो डिस्टेंस पहले था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब कितना बढ़ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। जैसे हम इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, मान लीजिए और हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, और ये सेल क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्बिट है और क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा, ठीक है। सेल बोले तो मान लीजिए ये के सेल है, ये एल सेल है, ऑर्बिट के टर्म्स में बोले तो ये n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है और ये n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। ये क्या हो, जैसे ही रिपल्सन बढ़ेगा तो ये दूर बात चले जाएगा, जैसे ही दूर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल रिंग कांस्टेंट, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, हमने यही बताया। देखो जैसे मान लीजिए इसमें हम और एक नंबर ऑफ सेल बढ़ा दें, हमने एक और नंबर ऑफ सेल बढ़ा दें, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ गया तो न्यूक्लियस से और सेल का क्या हो गया, दूरी बढ़ गया। जैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की दूरी बढ़ गया क्या हो गया, रेडियस भी बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ तो बस यही ये देखना था, पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस समझ गए। अब देखिए इन पीरियड जब जाते हैं आप लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, सेल जो है सो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस घट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम, इसलिए हम बढ़ते हैं, जैसे ही पीरियड में जाते हैं हम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घट जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और सेल के बीच में दूरियां बढ़ेगी, और जैसे दूरियां बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। हालांकि क्या होता है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप के अंदर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता है, इसलिए क्या करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सो ग्रुप में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इस वीडियो को हम ये भी खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।